हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो क्वेश्चन यानी कि लेक्चर 7 है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 2010 से लेकर के 2012 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है। हमारा जो ये वीडियो डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हम संडे संडे को 27 ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा यूनिट वाइज डिवाइडेड है। जैसे कि हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है, जो कि हमारा हिस्ट्री का है, जिसमें हमने हिस्ट्री में एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न कंप्लीट कर रखा है। और अभी हमारा कौन सा चल रहा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा है, जिसमें टोटल इन 27 साल में यूपीएससी ने सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट से 190 क्वेश्चन को पूछा है। अगर हम ईपीएफओ के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो इसमें भी एक पर्टिकुलर आपके पास सिलेबस है, जो कि इंडियन नेशनल स्ट्रगल से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये डिस्कशंस है, वो आपका एक ईपीओ में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर हम ईपीओ यानी कि ईपीएफओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, तो उसमें क्या क्या पूछा जा क्या यानी कि क्या क्या सिलेबस में आता है, आपका एक जनरल इंग्लिश, फिर इंडियन नेशनल यानी कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, या आप कह सकते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, फिर जो भी करंट इवेंट हो या डेवलपमेंटल इश्यूज है उससे रिगार्डिंग, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इंडियन पॉलिटी में आप एम लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कर सकते हैं, और क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो पॉलिटिकल साइंस है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो पॉलिटिकल है, यानी कि क्लास 12 की भी डिस्कशंस चल रही है, जिसमें हमने कल 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था वर्ल्ड यानी कि कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। 6 से लेकर 12 तक का, 6 से लेकर के 12 यानी कि 11th के फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों बुक कंप्लीट की जा चुकी है पॉलिटी की। अब वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत का हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस कर लिया, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ये दोनों पार्ट का आपको 2 टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, जिसमें हमने एक एक टेस्ट में पार्ट 1 का चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था, और पार्ट 2 में हमने चैप्टर 12 से लेकर के चैप्टर 16 तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। जैसे ही हमारा क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अपना एम लक्ष्मीकांत का जो थर्ड बुक पार्ट है, एम लक्ष्मीकांत का जो थर्ड पार्ट है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। हमारा जब थर्ड थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम क्लास 12 की जो सेकंड बुक है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारा क्लास 12 का कंप्लीट हो जाएगा, तब हम अपना जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो 27 ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पेपर डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हमने जो यूनिट वाइज डिवाइड किया था, पहला यूनिट है हमारा किसका, हिस्ट्री का, जिसमें एशियन, मिडिवल, मॉडर्न और अभी जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो चल रहा है। ऑलरेडी ये सारे तीनों डिस्कस हमने कर लिया, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगा, तब उसके बाद हम अपना यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा हमारा पॉलिटिकल का। उसके बाद हम अपना यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा हमारा ज्योग्राफी का। उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे यूनिट फोर्थ, जो कि होगा हमारा इकोनॉमिक्स का। और उसके बाद जो हमारा यूनिट फिफ्थ होगा, वो होगा हमारा चलेगा सी सेट, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें आपको मात्र 33% चाहिए होता है। लेकिन काफी बार जीएस 1 तो निकल जाता है, प्रीलिम्स का पहला पेपर निकल जाता है, लेकिन सी सेट कहीं ना कहीं रह जाता है। तो इसको भी हम साथ में लेकर के चलेंगे। जब हमारी ये जो हमारा सीरीज है वो कंप्लीट होते जाएगा, तो उसके बाद हम अपना आगे के सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट से 1995 से लेकर के 1995 से लेकर के 2009 तक का क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया है इन 6 लेक्चर में। आज हमारा 7th लेक्चर रहने वाला है। तो आज हम 2010 से लेकर के 2012 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है, उसमें ये बताना है कि जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस था, जो कि गवर्नमेंट एक्ट 1935 से इंडिया ने गवर्नमेंट एक्ट 1935 में से जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट किया था 1950 में, वो कौन सा था। ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी है
डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन सी है आपके पास एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा। और ऑप्शन डी है आपके पास कि भारत सरकार का कामकाज का संचालन यानी कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इन चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस था जो कि गवर्नमेंट एक्ट 1935 में दिया गया था उसको इंडिया ने 1950 में जो अडॉप्ट किया, तो बताना है इन चार ऑप्शन में से इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्या था। तो फ्रेंड्स आपने हल्का अगर आपने अगर ऊपरी तौर से भी अगर पॉलिटी की चैप्टर आपने पढ़ा हो, तो जिसमें हम अगर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट 4A, वो किसके बारे में बात करता है? डीपीएसपी के बारे में बात करता है। किसके बारे में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है आर्टिकल 51A में। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें, तो वो सेंटर और स्टेट को क्या करता है? एक डायरेक्शंस देने का काम करता है। तो जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस था, इसी जो कि गवर्नमेंट एक्ट 1935 में था, इसी को आगे नाम इसका चेंज करके क्या कर दिया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कर दिया गया। जो कि जब हमारी कंट्री कॉलोनियल थी ब्रिटिश के अंदर में, तो उस टाइम पे ये एक्ट लाया गया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल और जो स्टेट था, तो उसके बीच में ये क्या करने का एक डायरेक्टिव यानी कि एक निर्देश देने का, एक डायरेक्शन दिखाने का काम करता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। ये कब पूछा गया था? 2010 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2010 का क्वेश्चन है। इसमें आपके पास चार स्टेटमेंट है रिगार्डिंग किसके? साइमन कमीशन के। यानी कि साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसके रिगार्डिंग में आपके पास चार स्टेटमेंट है। उनमें से बताने कि कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है। आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले ये जरूर देख ले कि क्वेश्चंस में करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमेशा यूपीएससी अपने प्रीलिम्स एग्जाम में क्या करती है, फ्लो फ्लो में आपके साथ वहां पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस चेंज कर देती है। यानी कि क्वेश्चंस कैसे चेंज करेगी? जैसे कि फ्लो फ्लो में आपसे करेक्ट पूछ रहा है और इनडायरेक्ट से पूछ लेगा कि इनमें से इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे माइंड पे प्रेशर ज्यादा रहता है। हम क्वेश्चंस देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। फ्लो फ्लो में हम कभी क्या होता है कि पूछ रहा है इनकरेक्ट, हम करेक्ट लगा के आ जाते हैं। तो उससे हमारे क्या होते हैं, 2 मार्क्स एटलीस्ट कट जाते हैं और 0.66 नेगेटिव मार्क्स भी कट जाते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसमें? हमारे क्वालिफाइंग यानी कि सिलेक्शंस में। इसीलिए ये चीज ज्यादा ध्यान रखें कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, करेक्ट या इनकरेक्ट। सबसे पहले आप ये पढ़े कि स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसमें आपसे करेक्ट पूछ रहा है। तो चार स्टेटमेंट में से बताना है कि साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस में चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इसने प्रांतों में जमींदार सरकार के साथ द्वैध यानी कि द्वैध शासन का मतलब होता है डबल शासन, डायरेक्ट यानी कि कह सकते हैं इसमें डबल यानी कि द्वि सरकार कह सकते हैं या दो शासन कह सकते हैं, के प्रतिस्थापन की सिफारिश की थी। दूसरा स्टेटमेंट कहता है यानी कि ऑप्शन बी कहता है इसने गृह विभाग के तहत अंतर प्रांतीय परिषद की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसने केंद्र में द्विसदनीय यानी कि द्विसदन, जैसे कि हमारा अगर बात करते हैं तो राज्यसभा लोकसभा द्विसदन हो गया, तो द्विसदन विधायिका को समाप्त करने का सुझाव दिया था। और चौथा स्टेटमेंट है कि इसने ब्रिटिश रंग रूटों के लिए भारतीय यानी कि भारतीय भर्तियों की तुलना में बढ़ते हुए वेतन और भत्तों के प्रावधान के साथ भारतीय पुलिस सेवा का निर्माण की सिफारिश की थी। तो अब इसमें आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो साइमन कमीशन था वो 1927 में आया और इसने 1990 गवर्नमेंट एक्ट ऑफ जो इंडिया था उसमें उसने डैडची का प्रपोजल रखा था, यानी कि द्वैध शासन का प्रपोजल रखा था। और इसे गवर्नमेंट एक्ट 1935 में क्या है, द्विशासन को समाप्त कर दिया गया था। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1906 में भारतीय कांग्रेस के जो
प्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्ध कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। 1907 में सूरत में आयोजित अगले कांग्रेस अधिवेशन में इन चारों प्रस्तावों को बनाए रखने का या अस्वीकार करने का प्रश्न कांग्रेस की विभाजन का कारण बना। कौन सा स्टेटमेंट यानी कि बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा रिजोल्यूशन इसमें से नहीं है, यानी कि कौन सा जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग कौन से यानी कि कौन सा निम्नलिखित में से एक उन संकल्पों में से नहीं है। पहला है बंगाल का विभाजन की घोषणा की गई थी। दूसरा है बॉयकॉट यानी कि बहिष्कार। तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नेशनल एजुकेशन और चौथा है स्वदेशी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आप करेक्ट आंसर देखने से पहले कमेंट बॉक्स में या अगर आपके पास कोई सामने सीट हो आंसर सीट टाइप में, तो आप उसमें पहले खुद का आंसर लगाएं, तब जाकर के ये चेक करें कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी डायरेक्शन किस वे में जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि बंगाल के विभाजन की घोषणा। अगर हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिनमें स्वदेशी यानी कि बात करते हैं किसके बारे में, स्वदेशी। फिर बात करते हैं किसके बारे में, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था। रास बिहारी घोष ने 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और उग्रवादियों की विभाजन, जिसमें क्या था, जो भी नरमपंथी थी और जो भी गर्मपंथी थी उनका क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। तो इसीलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो हमारे सी गोपालाचारी ने द वे आउट शीर्षक से एक पुस्तक जारी की थी। इस प्रपोजल यानी कि इस पैम्पलेट की अगर बात करते हैं, इस पैम्पलेट में से निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावित किया गया था। यानी कि क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो कि हमारे पहले इंडिपेंडेंस गवर्नर भी रहे थे, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था द वे आउट। इसका जो पैम्पलेट था उसका प्रपोजल क्या था, आपको वो बताना है। पहला है यानी कि ऑप्शन ए है ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्य के प्रति यानी कि प्रतिनिधियों से मिलकर के एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना हुई। दूसरा है कि कांग्रेस कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन, इस तरह से गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर इसके सभी सदस्य भारतीय नेता हैं। तीसरा यानी कि ऑप्शन सी आपके पास 1945 के तहत होने वाले कांग्रेस और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए नए सिरे का चुनाव जल्द से जल्द एक संविधान बनाने वाली संस्था बुलाई गई थी। और ऑप्शन डी है संवैधानिक गतिरोध के लिए एक समाधान था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो कि सी गोपालाचारी के द्वारा जो एक बुक लिखी गई थी द वे आउट, उसकी जो टेम्पलेट पे जो प्रपोज लिखा था वो क्या लिखा था, संवैधानिक गतिरोध के लिए क्या है, एक समाधान। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो युद्ध के अंतिम वर्ष में जो हमारे पहले इंडिपेंडेंस गवर्नर भी थे सी गोपालाचारी, गांधी और जिन्ना के बीच में क्या है कुछ वार्ते हुए थे, उसमें सहायक थे। और 1944 में उन्होंने भारतीय संवैधानिक उलझन में एक समाधान प्रस्ताव किया था। उन्होंने कांग्रेस लीग सहयोग के लिए एक सूत्र तैयार किया था। यह लीग की मांग की मौन स्वीकृति थी और पाकिस्तान गांधी के सूत्र के समर्थन किया था, यानी कि गांधी जी ने सूत्र का समर्थन किया था, लेकिन जिन्ना केवल दो राष्ट्र के सिद्धांत के पक्ष में ही था। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ये भी 2010 में ही क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया था कि स्वदेशी आंदोलन प्रभाव होने का जो तत्कालीन यानी कि जो इमीडिएट काउजेस था, तत्कालीन कारण था, वो क्या था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नर द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन, यानी कि जो लॉर्ड कुर्जॉन है उसके द्वारा जो बंगाल का विभाजन कर दिया गया, पहला। दूसरा ऑप्शन है आपके पास लोकमान्य तिलक को 18 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। ऑप्शन सी है आपके पास कि लाला लाजपत राय और अजीत सिंह की गिरफ्तारी और निर्वासन और पंजाब की औपनिवेशिक विधेयक पारित किया गया था। और ऑप्शन डी है आपके पास डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस्ड ऑन द चापकर ब्रदर, यानी कि चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड का सजा सुनाया गया था।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि बंगाल का पार्टीशन, यानी कि लॉर्ड कर्जन द्वारा क्या है, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। और बंगाल के विभाजन के बाद सरकार ने यानी कि सरकार के फैसले को दिसंबर 903 में क्या है, सार्वजनिक, यानी कि सार्वजनिक किया गया। और आधिकारिक कारण यह था कि 78 मिलियन की आबादी वाला जो बांग्लादेश था वो प्रशासित होने के लिए क्या है, बहुत बड़ा था। इसीलिए जुलाई 1905 में विभाजन की घोषणा की गई और इसका बहिष्कार करने के लिए 7 अक्टूबर यानी कि 7 अगस्त 1905 में क्या है, कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। तो इसीलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए। इन दोनों स्टेटमेंट पे आपको यानी कि इन दो स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ने किसान की समस्या की जांच की थी, जांच के लिए महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया था। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि आचार्य जे बी कृपलानी महात्मा गांधी की चंपारण यानी कि चंपारण जांच में उनके सहयोगी में से एक थे। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि यहाँ से आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन सी है नेदर वन नेदर टू, यानी कि ना तो पहला ना तो दूसरा। अगर हम इसको 2020 यानी कि 2022 के अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो कौन सा पेयर करेक्ट है? ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, या आपका हो जाएगा बोथ पेयर, और ये हो जाएगा नन ऑफ द एबव। तो क्योंकि 2022 में यूपीएससी ने इस टाइप के क्वेश्चंस को चेंज करके इस पैटर्न में लिख दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा आपको बी, यानी कि सिर्फ दूसरा ही स्टेटमेंट, यानी कि ओनली जो हमारा सेकंड पेयर था, यानी कि आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं ओनली सेकंड, ओनली सेकंड पेयर ही वाला ही क्या था, तो वो करेक्ट था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली टू, यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारा पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत है क्योंकि वह राजकुमार शुक्ल थे, ना कि कौन। अगर हम बात करते हैं अगर हम देखिए पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, कौन थे, तो राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने गांधी जी से किसान की समस्याओं की जांच के लिए चंपारण आने के लिए अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट किया था। और इस आंदोलन में जो गांधी जी के सहयोगी थे वो जेबी कृपलानी थे। राजेंद्र प्रसाद महस्कर यानी कि मजहर उल हक महादेव देसाई और नरहरि परखे, ये सब कौन थे, तो महात्मा गांधी के सहयोगी थे। तो इसीलिए जो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी 2010 में ही पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जिन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम किस पर संकल्प का मसौदा तैयार किया था, वो इन चार ऑप्शन में से क्या था, यानी कि कौन थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, कांग्रेस के जो मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर जो एक प्रस्ताव अपनाया गया था वो जो पार्टी की सामाजिक, यानी कि अगर हम बात करते हैं सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम का जो प्रतिनिधित्व क्या था वो करता था। इसके बाद कराची संकल्प के रूप में इसे जाना गया था। नेहरू ने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल रूप से इसका मसौदा तैयार किया था, लेकिन कुछ कांग्रेस नेताओं ने सोचा कि यह बहुत कट्टरपंथी है और इसे फिर से तैयार किया जाना
चाहिए। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो 1931 में जो कराची सेशंस हुआ था, जिसकी चेयरपर्सन किसके द्वारा की गई थी, चेयर की प्रेसिडेंट किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। लेकिन जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन है फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसी का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन चार ऑप्शन में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के साथ अधिक यानी कि आधिकारिक कांग्रेस यानी कि वार्ताकार थे। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी है आचार्य जेपी कृपलानी और सी गोपालाचारी। डी है आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद। और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड रफी अहमद किदवाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यानी कि मार्च 1942 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे हमारे विंस्टन चर्चिल ने, अगर बात करते हैं विंस्टन चर्चिल के द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन को संवैधानिक प्रस्ताव के साथ युद्ध के लिए क्या है भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए भारत भेजा था। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपके पास दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि 1936 में जो हस्तांतरित किए गए थे, यानी कि बॉम्बई मैनिफेस्टो ने खुले तौर पे क्या है समाजवादी आदर्शों के प्रचार का जो विरोध किया था, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है इसने पूरे भारत के व्यापारिक समुदाय के लिए एक बड़ा वर्ग के समर्थन को प्राप्त किया था। दोनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सन 2010 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यानी कि पहला ऑप्शन है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी है ना तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है ना तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो अगर हम बात करें तो हमारे से पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सेकंड, अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस की। तो 1936 में मुंबई के 21 व्यापारिक द्वारा हस्तांतरित किया गया था, यानी कि 21 बॉम्बई बिजनेसमैन के द्वारा इसमें क्या किया गया था, साइन किया गया था किसके, तो मुंबई मैनिफेस्टो में। तो अगर हम इसमें नेहरू जी के द्वारा नेहरू के समाजवादी आदर्शों पर प्रचार का ये एक खुला आरोप था, जिन्हें निजी संपत्ति और देश की संपत्ति को समृद्धि के लिए क्या है हानिकारक माना जाता है। तो इसीलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बात करते हैं हम अपने 46 यानी कि 146 के क्वेश्चन, ये 2011 में पूछा गया था। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सत्य यानी कि नहीं है, करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू बता, यानी कि इसमें आपसे नॉट ट्रू पूछा गया है। तो पहला है आपके पास यह एक अहिंसक आंदोलन था, यानी कि ये एक नॉन वायलेंस मूवमेंट था। दूसरा, इसको लीड महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह एक सहज आंदोलन था। और चौथा स्टेटमेंट है यह सामान्य रूप से एक श्रमिक वर्ग और आकर्षित नहीं कर यानी कि आकर्षित नहीं करता था, यानी कि इट डिड नॉट अटैक द लेबर्स क्लासेस इन जनरल। तो इसका जो अकॉर्डिंग तो आंसर है वो है ऑप्शन आपको बी देखने को मिलेगा, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा इसे लीड नहीं किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत को अगस्त आंदोलन के रूप से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में भी इसे मतलब अगस्त आंदोलन को जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि एआईसीसी के बम्बई सत्र में शुरू किया गया था। मुंबई को यानी कि मुंबई का कोलंबिया टैंक मैदान, जिसमें अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी का स्थान है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, यानी कि शुरुआत को चिन्हित करते हुए अपना भाषण दिया था। और गांधी जी ने भाषण में देश को करो या मरो का आह्वान भी किया था। भाषण के कुछ ही घंटों के भीतर ही क्या है लगभग पूरी कांग्रेस बिना किसी मुकदमे
के कैद हो गए और महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कई राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि यह आंदोलन बिना किसी उचित नेतृत्व के जारी रहा था। इसीलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है जो नॉट ट्रू है, वो क्या है, जो नॉट ट्रू पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो राइट है वो है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये बताना है महात्मा गांधी जी के द्वारा खेरा में जो किसान की ओर से जो सत्याग्रह शुरू किया था तो उसका क्या कारण था, यानी कि उसका क्या रीजन था। उसमें रिगार्डिंग में आपके पास दो स्टेटमेंट दिए गए। इन दो स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सूखे के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा क्या है लैंड रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन करना जारी रखा था, यानी कि उसको ड्रॉ आउट नहीं किया गया था, निलंबित नहीं किया गया था। पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त शुरू यानी कि शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा था। तो इसके दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है आपके पास ओनली वन, यानी कि सिर्फ हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी है हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी है ना तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है ना तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट क्या है वो हमारा करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसके एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं तो जो खेरा के अंदर यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो खेरा में जो आंदोलन किया गया था इसमें कृषि की जो अर्थव्यवस्था को लगभग नष्ट करके रख दिया था, जिसमें गरीब किसान के पास खुद को खाने के लिए या खुद के लिए यानी कि खुद के खाने के लिए मुश्किल पड़ रही थी। लेकिन उसके बाद भी बम्बई प्रेसिडेंसी की जो ब्रिटिश सरकार की ने जोर देकर कहा कि किसान न केवल पूर्ण कर देगा, यानी कि ना ना सिर्फ टोटल टैक्स का भुगतान करेगा या सिर्फ पूरा ना तो सिर्फ पूरा टैक्स देगा बल्कि उसे हर वर्ष लागू होने वाले 23% जो टैक्स वृद्धि होगी उसका भी भुगतान करना होगा। तो इसी कारण की वजह से क्या है महात्मा गांधी जी के द्वारा खेड़ा में क्या है खेड़ा के किसानों के लिए एक सत्याग्रह शुरुआत करना पड़ा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ये भी 2011 का ही क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो कहा गया था कि उनकी कुछ गहरी मान्यता है जैसे कि अटूट दिस लॉट, यानी कि अनटू दिस लास्ट के बारे में अगर बात जो नाम की पुस्तक है उसमें जो परिलक्षित होते थे और इस पुस्तक में उनके जीवन को बदल दिया। महात्मा गांधी की बदलने वाली पुस्तक का संदेश क्या था? आपके पास ऑप्शन ए है दलितों और गरीबों का उत्थान, एक शिक्षित व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी। दूसरा है आपके पास व्यक्ति की भलाई सभी की भलाई निहित। तीसरा है कि एक महान जीवन के लिए ब्रह्मचार्य और आध्यात्मिक खोज का जीवन की आवश्यकता। और ऑप्शन डी है कि तीनों ही स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग में करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो बुक लिखी गई थी द अनटू, यानी कि अनटू दिस लास्ट, जिन्होंने उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया था। तो इसमें उन्होंने क्या लिखा था कि यह कथा गलत है क्योंकि जो रस्किन ने लिखा था यानी कि अगर हम बात करते हैं कि रस्किन के लेखक ने से गांधी जी ने यह संदेश निकाला कि वकील का काम यानी कि वकील का काम न्याय की नौकरी के बराबर है और दोनों को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार है। कथन भी इसीलिए हमारा सही है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट ऑप्शन भी हमारा इसीलिए सही है क्योंकि गांधी जी ने एक लेख को स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए कहा था कि व्यक्ति का भला सभी की भलाई में निहित है। यह कुछ ऐसा ही है जिससे उन्हें पुस्तक को सर्वोदय में अनुवाद करने के लिए क्या है प्रेरित किया था। कथन सी हमारा इसीलिए इनकरेक्ट है क्यों, जो हमारे स्टेटमेंट सी है वो इसीलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इस पुस्तक को जो प्राप्त किया है यानी कि श्रम का जीवन
था और ना ही ब्रह्मचार्य का जीवन था। ब्रह्मचार्य और ब्रह्मचार्य के कुछ ऐसे यानी कि कुछ ऐसा था जो वास्तव में अपने पिता की मृत्यु के 2 दिनों के शुरुआत में अपने स्वयं के अपराध बोध से निकला था। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता किस लिए प्रसिद्ध थी। आपके पास पहला ऑप्शन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के महनजर गुप्त कांग्रेस के रेडियो यानी कि रेडियो चला रही थे। दूसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व करना। और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार के गठन में सहयोग करना। तो ये बताना है कि उषा मेहता किस लिए प्रसिद्ध थी इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के अगर बात करते हैं तो उसमें यानी कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें उनके द्वारा एक सीक्रेटली कांग्रेस रेडियो चलाया जा रहा था, इसीलिए उषा मेहता फेमस थी। उषा मेहता 25 जनवरी 1920 से लेकर 11 अगस्त 2000 तक यानी कि सन 2000 में भारत की एक प्रसिद्ध गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी रही है। उन्होंने कांग्रेस रेडियो के संचालन के लिए भी याद किया जाता है, जिसे गुप्त रेडियो यानी कि गुप्त कांग्रेस रेडियो भी कहा जाता है, यानी कि सीक्रेट रेडियो यानी कि सीक्रेट कांग्रेस रेडियो भी कहा जाता है। एक भूमिगत रेडियो स्टेशन जिसमें से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने कुछ महीने तक इसमें काम किया था। तो इसीलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2011 का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि भारत स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के टाइम में के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश की गई थी। और पहला है आपके पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया यानी कि भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। दूसरा है ज्वाइंट इलेक्टोरेट यानी कि इलेक्टोरेट्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए सीट के आरक्षण के लिए संयुक्त निर्वाचक। और प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द पीपल इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है यानी कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली वन स्टेटमेंट। ऑप्शन बी है ओनली 2 and 3। ऑप्शन सी है 1 and 3। ऑप्शन डी है 1 2 3। अगर हम न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो कौन सा पेयर करेक्ट है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ओनली 1 पेयर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपके पास ओनली 2 पेयर। ऑप्शन सी हो जाएगा ओनली 3 पेयर। और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका नन ऑफ द एबव। नन सॉरी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग भी सिर्फ हमारे 2 ही पेयर करेक्ट है, पहला हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने किसी भी समुदाय के लिए अलग निर्वाचन मंडल या अल्पसंख्यकों के लिए भार का समर्थन नहीं किया था, यानी कि हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है। लेकिन यह भी एक संयुक्त निर्वाचन मंडल की बात करता है, यह बिल ऑफ रेसिडेंस के लिए भी बात करता है। तो इसीलिए जो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 2012 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो 1939 में 7 प्रांत में से इस्तीफा दे दिया था उसका क्या कारण था। पहला है कि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रालय नहीं बना सके थे। दूसरा है कि कांग्रेस में एक वामपंथी के उदय ने मंत्रालय के कामकाज को असंभव कर दिया था, असंभव यानी कि असंभव इम्पॉसिबल बना दिया था। ती है उन प्रांतों में व्यापक सांप्रदायिक अशांति थी। और जो हमारा जो ऑप्शन डी है ये हमारा पहला दूसरा तीसरा यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों ही करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों ही ऐसे कारण थे इसके वजह से कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल है 1939 में 7 प्रांतों में से इस्तीफा दे दिया था।
तो इस अगर हम बात करते हैं वायसरॉय लॉर्ड लिंथियागो ने कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस मंत्रालय ने अक्टूबर और नवंबर 1939 में भारतीय लोगों के परामर्श किए बिना ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था, तो शामिल करने की घोषणा कर दी थी। और कार्रवाई के विरोध में क्या था, तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। तो इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि एक तो ये तीनों करेक्ट यानी कि स्टेटमेंट करेक्ट है, और एक ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं हम अपने एक और क्वेश्चंस की। ये भी 2012 में ही पूछा गया था। इसमें ये पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का जो गठन किया गया था, इसमें से कौन सा कारण था? पहला है बंगाल के क्षेत्र के जो अलग अलग जो सामाजिक सुधार समूहों थे और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, यानी कि अगर बात करें तो जो भी बड़े बड़े यानी कि संगठन ने बड़े हित के मुकदमे पर चर्चा करने के लिए और सरकार की उचित याचिका तैयार करने के लिए एक एकल निकाय बनाने के लिए एकजुट हुए थे। ऑप्शन बी है कि ऑप्शन बी है ये भारतीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने विचार विमर्श में सामाजिक सुधार को शामिल नहीं करना चाहती थी और इस तरह से उद्देश्य के लिए एक अलग निकाय बनाने का फैसला किया था। ऑप्शन सी है आपके पास कि जयराम जी मालाबारी और एम जी रनाडे ने देश के सभी सामाजिक सुधारक समूह को एक गठन के तहत लाने का फैसला किया था। और ऑप्शन डी है कि ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग इंडियन यानी कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो कि फॉर्म हुआ था उसका क्या कारण था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय कांग्रेस यानी कि भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने विचार विमर्श में सामाजिक सुधारों को शामिल नहीं करना चाहती थी और इस तहत के उद्देश्य के लिए क्या उसने एक अलग निकाय बनाने का फैसला किया था। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2012 में ही पूछा गया था। इसमें आपके पास तीन स्टेटमेंट दिए गए, यानी कि निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी? पहला है द पेशेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, बी है दूसरा है आपके पास ऑल इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और तीसरा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो आपको बताने की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस पार्टी की स्थापना, किस दल की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है 1 एंड 2, ऑप्शन बी है 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 1 3 और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली 2 एंड 3। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो दल की जो स्थापना की गई थी, जो पार्टीज की जो स्थापना की गई थी, वो कौन कौन सी की गई थी? एक ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी कि अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति संघ, और और कौन सा था हमारा स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी। इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी 2012 में ही पूछा गया था। इसमें ये बताना है कि महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया था, इसका मुख्य कारण क्या था? पहला है गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विफल रहे थे। दूसरा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद था। तीसरा है रामसे मैकडो यानी कि अगर हम बात करते हैं रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा अनाउंस किया गया था कम्युनिकल अवार्ड, और ऑप्शन डी है कि हमारे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो यानी कि ऑप्शन डी है आपके पास कि इनमें से कोई यानी कि तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आमरण अनशन ग्रह स्टार्ट किया गया था 1932 में, उसका जो मुख्य कारण था वो क्या था कि रामसे जो मैकडोनल्ड से उनके द्वारा एक कम्युनिकल अवार्ड स्टार्ट किया गया था। तो इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन किया गया था। इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी 2012 में पूछा गया था। दादा भाई नौरोजी द्वारा जो भारतीय राष्ट्र आंदोलन के लिए जो सबसे प्रभावी योगदान था, वह जो योगदान था यह था कि उन्हें ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है।
यानी कि पहला है आपके पास अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया था। यानी कि क्वेश्चंस में आप पहले आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस ये कह रहा है कि मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशंस क्या था, क्या बना दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जो कि काउजेस था इंडियन नेशनल मूवमेंट का। पहला है कि अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण उजागर किया गया था उनके द्वारा। दूसरा है कि प्राचीन भारतीय जो ग्रंथ की जो व्याख्या की और भारतीय के आत्मविश्वास को पुनः स्थापित किया गया। तीसरा है कि किसी अन्य चीज से पहले सभी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया था। तो इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली वन, ओनली वन एंड थ्री, ऑप्शन बी, सॉरी ये हो गया आपका ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका नीचे आ गया है। तो ऑप्शन बी है 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 1 एंड 3 और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली वन, यानी कि सिर्फ हमारा पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही क्या है, अंग्रेजों के द्वारा जो भी आर्थिक शोषण किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही पब्लिकली यानी कि सबके सामने लाया गया था, यानी कि उनके द्वारा ही इसे उजागर किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी 2012 का ही क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था जो कि 1929 में हुआ था, इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, यानी कि हमारे हिस्टोरिकल के लिए, हिस्ट्री के लिए इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्यों है, किन कारण से। तो ऑप्शन ए पहला है स्टेटमेंट आपके पास कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। दूसरा है कि उस अधिवेशन में उग्रवादियों और नरमपंथी के बीच दरार को सुलझाने यानी कि सुलझा लिया गया था। और तीसरा है आपके पास उस अधिवेशन में जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत है कि खरोज यानी कि को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताने की कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 1 एंड 3, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ओनली वन। यानी कि अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो कि लाहौर अधिवेशन लाहौर सेशंस 1929 में हुआ था, वो हमारे के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए था तो क्योंकि इसमें कांग्रेस ने कंप्लीटली इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी थी और उनके द्वारा कंप्लीटली इंडिपेंडेंस की मांग रखते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसीलिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1990 का मुख्य विशेषता है। यानी कि आपको इसमें से गवर्नमेंट एक्ट 1919 का एक प्रिंसिपल फीचर्स आपको बताना है। पहला है कि इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्सी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस, यानी कि प्रांतों के कार्यकारी सरकार के द्वैत शासन का परिचय किया था। बी है आपकी दूसरा स्टेटमेंट है कि मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। और तीसरा है केंद्र सरकार प्रांतों का जो विधेयक शक्ति का हस्तांतरण, यानी कि इसमें अगर बात करते हैं डिसोल्यूशन किया गया था। तो ऑप्शन ए है, इसमें भी आपको करेक्ट बताना है। क्या बताना है, करेक्ट। ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 1 एंड 3, ऑप्शन डी है 1 2 एंड 3। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि सिर्फ हमारा पहला और तीसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने 2010 से लेकर के 2012 तक के एमसी वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया हमने, जो कि यूपीएससी ने ऑलरेडी अपने प्रीलिम्स में पूछ रखे हैं। तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस या क्वेश्चंस डिस्कशन सिर्फ आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में ही हेल्पफुल नहीं रहने वाला है। आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम की तैयारी कर ले, चाहे वो पीएससी हो या आप बात कर लो एसएससी हो, रेलवे हो या आपका ईपीएफओ हो या आपका यूपीएससी हो या किसी भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हो, ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डिस्कस एडवाइस देना हो या कोई भी सजेशंस देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पर जाकर के अपना जो सजेशंस है वो दे सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।